हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, नीट 2024 का एग्ज़ाम हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपको ए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस बेटा। जहां तक बात रही बेटा फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर पिछले साल से हम लोग कंपेयर करें तो लास्ट ईयर यानी कि 2023 और 2022 की तुलना में बेटा इस 2 साल और 21 को भी ले लिया जाए तो 21, 22, 23 की तुलना में कुछ टेक्निकल और टफ था। इसका मतलब हुआ बेटा कि केवल यदि हम फिजिक्स की बात करें बेटा तो फिजिक्स में मेरिट पिछले 3 साल से कम जानी है। ओके बेटा, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं पहले अभी सोल्यूशन पर और मेरिट कहाँ तक जानी है सब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो देखो बेटा, P100 फिजिक्स मैं एसडीपी सर, एसडी पांडे एसडीपी सर बेटा। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50। आगे पास आपका पेपर होगा बेटा, पेपर आप निकाल लीजिए। पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज अलग अलग होगी बेटा। हमारे पास पेपर मोबाइल में है, किसी सीरीज का किसी बच्चे ने भेजा है तो हमने बेटा वो आपको पेपर 1 से लेकर 50 तक आपको हम सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। एक बात और बेटा कि आपको मैं गेस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था तो कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं, कितने क्वेश्चंस में से ऐसे हैं जो सीधे वही के वही क्वेश्चन पूछे गए बेटा जो हम पहले से गेस किए थे। फॉर एग्जाम्पल उठा करके वीडियो आपके पास हो बेटा, तुरंत ही देखिए सोलर सेल वगैरह वाले क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही के वही क्वेश्चन। ओके बेटा, तो फिलहाल आइए चलिए फटाफट देखते हैं आंसर। तो मैं बेटा क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका आंसर क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व करना था, हम आपको ये फास्ट बताते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 है बेटा, जो भी सीरीज है यहाँ पर मुझे पता नहीं मोबाइल में है बेटा कि कौन सी सीरीज का पेपर है, लेकिन पहला क्वेश्चन ही ये था कि एक करंट कैरिंग लूप दिया हुआ था। तो कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, कह रहा है कि रेडियस उसका दिया था बेटा 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर, करंट की वैल्यू आई का मान दिया था बेटा 7 एम्पियर और म्यू की वैल्यू दिया हुआ था। तो म्यू की वैल्यू ना भी देता तो आप जानते बेटा कि म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है, आपको पता है बेटा। अच्छा, अब पूछा है ना, अब ये पूछा था हाँ, और एक बात और दिया था कि नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ बेटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स दे बेटा, तो एक बात और दिया हुआ था कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स था बेटा यानी कि इक्वल टू n इक्वल टू 100 दिया हुआ था। ओके, और आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, μ0/2 I/r कर देना था। चूंकि नंबर ऑफ टर्न भी है तो इसलिए यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देना था बेटा, n इंटू आई कर देना था। ओके, अब सारी वैल्यूज़ को यदि रख दिया जाए बेटा, सारी वैल्यूज़ कर दिया जाए तो μ0 की वैल्यू आप जानते हो बेटा कि 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 होती है अपॉन 2। n का मान दिया था 100, आई का मान दिया है 7 एम्पियर और रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 पावर -2 कर दिया बेटा, मीटर में चेंज कर दिया। और यदि सॉल्व कर दोगे बेटा तो b की वैल्यू यदि गुणा भाग कर लोगे तो b की वैल्यू आएगी बेटा 4.5 ना इंटू 10 पावर -3 टेस्ला, यानी कि b बराबर आया 4.5 मिली टेस्ला। यानी कि इसका आंसर जो था बेटा, इसका आंसर था फर्स्ट। तो फर्स्ट वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन बेटा। तो ये था इसका आंसर कि पहले वाले क्वेश्चन का बेटा माना था निशान 1 पर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन बेटा, 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में यह था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ था। तो साई की वैल्यू दिया हुआ था बेटा। तो जानते हो कि साई बराबर जो 0 होता है ना, वह नॉन मैग्नेटिक के लिए होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। और जानते हो बेटा कि साई की जो वैल्यू होती है वह बहुत मच ग्रेटर देन 1, अप्रॉक्सीमेटली 500 होती है। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए। और डाई मैग्नेटिज्म के लिए कितना होता है बेटा? तो ये बेटा अब यह साई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होती है बेटा। किसके लिए? डाई एटॉमिक के लिए, ये डाई मैग्नेटिज्म के लिए, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है बेटा, होते हैं। अच्छा, अब यदि अच्छा और देखो बेटा, अब मैं कहूँ कि पैरा के लिए कितना होता है, तो जानते बेटा कि ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, लेकिन ये पॉजिटिव होता है ना, तो ये हो गया पैरा का। तो अब आपको यदि इसे कंपेयर कर दे बेटा, देखिए यदि आप इसको कंपेयर कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, मैच कर जाएगा 3 नंबर। तो आंसर इसका आया बेटा, आंसर 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
बेटा नंबर थर्ड में दिया हुआ था ना एक इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर दिया था P और यहाँ पे दिया है V और एक इस तरह से प्रोसेस दिया हुआ था बेटा, और इस एक्सिस पर लिखा हुआ था प्रेशर और इस पे लिखा हुआ है वॉल्यूम। ओके बेटा, और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी हुई थी, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, और इस प्रोसेस का एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज ये प्रोसेस था। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस था और दिया हुआ है, यह नाम दिया था बेटा, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और ये D दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है बेटा कि W बराबर बताना, वर्क डन बताना है, कहाँ से कहाँ, किस वाले प्रोसेस में, BC प्रोसेस, यानी B से C वाले प्रोसेस में बताना था बेटा। तो जानते हो बेटा कि B और C वाले प्रोसेस में देखिए तो ये वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम के V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कुछ अभी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, जब V का मान कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह W बार जानते हो बेटा कि P इंटू डेल्टा V होता है। तो जब डेल्टा V 0 है यानी P का मान, तो बेटा देखो P की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो है, चेंज हो रही है, लेकिन V का मान तो कांस्टेंट है ना, तो इंटू 0 हो गया, यानी कि क्या था, 0। W बराबर क्या था बेटा, 0 था, यानी कि आंसर क्या मानना था बेटा, आंसर था 3, आंसर 3 था बेटा, आंसर थर्ड मारना था इसका। ओके बेटा, तो आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा, अपना पेपर देखते बेटा। देखिए नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में ये था बेटा कि कोई एक यह प्लेन है और एक लाइट इंसिडेंट की जा रही है, एक लाइट इंसिडेंट की जा रही है और कह रहा है कि जो आई है तो आई बेटा, तो एक लाइट इंसिडेंट की जा रही है और दिया है क्वेश्चन में ना बेटा, दिया है कि जो लाइट है वह आई, जो आई है ना बेटा, तो आई ब्रिस्टर एंगल पर है, यानी कि आईपी है, आईपी यानी कि आई इक्वल टू आईपी है बेटा। तो जब आई बराबर आईपी है तो जानते बेटा कि जब भी कहीं पर भी कोई भी लाइट इंसिडेंट की है आई इक्वल टू आईपी पर, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी कि ब्रिस्टर एंगल पे कर रही होती है बेटा, तो जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और ये जो लाइट बेटा ना, ये लाइट जो रिफ्रैक्टिव होती है, रिफ्रैक्शन, और यह रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके बेटा। तो देखिए ये, हाँ ध्यान देना बेटा, तो अब ये जो लाइट होती है बेटा, जानते हो कि यह जो है तो व्हाइट लाइट है, नॉन पोलराइज्ड लाइट है बेटा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि यह मतलब यह कि यह वर्टिकल, यानी कि जिस प्लेन में बेटा लाइट इंसिडेंट कर रही है, जिस प्लेन में लाइट इंसिडेंट कर रही है ना, ये बेटा ऊपर वाले का आंसर था नंबर 3 नंबर का। हो बेटा, देखिए तो अब यहाँ पर जो ये लाइट होती है बेटा, ये लाइट, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये बिल्कुल ही प्लेन पोलराइज्ड होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है। जबकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है बेटा, जो रिफ्रैक्शन जो उसका हो रहा होता है, यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है ना, तो ये वाली जो लाइट होती है बेटा, यह पार्शियल बेटा, यानी कि यहाँ पर यह भी रहता है, यहाँ पर यह भी रहता है, यहाँ पर ये भी रहता है, लेकिन यह कम अमाउंट में रहता है। ये माने यूँ कह सकते हो कि यह पार्शियली ना, ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है बेटा, यानी कि आपको इसका आंसर माना था बेटा, आंसर ऑप्शन सही था इसका, तो इसका आंसर था 2, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वह तो प्योर प्लेन पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रैक्टेड होती है बेटा वह पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो यह था इसका सही ऑप्शन। नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था बेटा। तो NP/NS इक्वल टू जानते बेटा होता है VP/VS। ओके बेटा, देखो बेटा, तो NP/NS की वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा बेटा कि NP/NS की वैल्यू दिया है 1/2 दिया हुआ है। ओके, और आपसे पूछा था VS/VP, तो बेटा VS/VP पूछ रहा था, तो VP/VS इक्वल टू कितना हो गया, VP/VS इक्वल टू 1/2 हो गया बेटा। और आपसे VS/VP पूछ रहा बेटा, तो VS/VP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी, 2/1 यानी कि 2:1 हो गई। तो आंसर किस पे मारना था, ऑप्शन कौन सा सही था बेटा, आंसर था 4th ऑप्शन, यानी कि इस पेपर में ऑप्शन 4 दिया हुआ था।
2:1 वाला ऑप्शन हर पेपर में अलग अलग होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है बस उसको देखना है, 2:1। और यह ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था बेटा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा होता है बेटा कि NS/NP इक्वल टू क्या, VS/VP इक्वल टू IP/IS इक्वल टू क्या होता है बेटा, √ZS/ZP इक्वल टू 5S/5P। ओके, तो 5 क्या था, फ्लेक्स था। तो यह एक रिलेशन होता है, कोई भी न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर का आता है बेटा तो इसी से सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये था हम लोग का 5 नंबर। अब आ जाओ बेटा 6 नंबर। तो नंबर 6, अब चलते बेटा 6 नंबर पर। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था बेटा, हाँ बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो 6 नंबर क्वेश्चन था गेट का क्वेश्चन था बेटा। और यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन पेपर बनाने वाले कैसा कैसा बनाते हैं बेटा, देखिए जैसा बेटा, यह ए था, ये बी था, ये वाई था। ओके बेटा, और दिया हुआ है कि यहाँ पर 0 0 पर यहाँ पर देखा रहा बेटा 1 ना, और 0 1 पर यहाँ पर है 0, और कह रहा है कि 1 0 पर है बेटा 1, और 1 1 पर दिखा रहा है बेटा 0। ये दिया हुआ बेटा। यदि इसको देखा जाए तो 0 0 पर क्या है बेटा 1 है, और 1 1 पर क्या है 0 है। 0 1 पर 0 बेटा और 1 0 पर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यह ना ही इक्वल ना डिटेक्टर है और ना ही यह अनइक्वल डिटेक्टर है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर दिया बेटा कि यह बेटा, तो ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं बेटा। तो इसका यानी कि आपका जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, बाकी के 4 जो ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए बेटा, वह कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें से, मात्र केवल एक मैच कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन में यह बेटा कि ये 2 पिन है ना, ए है और बी है, ए और बी है। यदि देखा जाए बेटा तो केवल एक से मैच कर रहा है y बराबर नॉट बी, और बाकी दोनों बेटा मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए बेटा, इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। क्यों? क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन से जो बेटा मैच नहीं करा रही कि यह क्वेश्चन अपने आप में 100% क्वेश्चन सही नहीं है बेटा ना। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यह देखिए ऑप्शन यदि इसको माना जाएगा आंसर बेटा कि y का टू नॉट बी, तो यह 2 पिन देने की कोई मतलब था नहीं, यानी कि यह मतलब ये सिंगल है तो तब नॉट गेट हो गया। तो जब नॉट गेट हो गया तो 2 देने का कोई मतलब नहीं था ना। और यहाँ पर बाकी 3 ऑप्शन बेटा मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए बेटा नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चन था, एक जो बर्नियर का एक क्वेश्चन आया था। तो जानते हो बेटा कि बर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होता है ना। तो लिस्ट काउंट ऑफ द बर्नियर, बेटा लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर। तो जानते हो बेटा कि लिस्ट काउंट जो होता है ना, वह होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन बेटा, टोटल नंबर ऑन वर्नियर स्केल। हो बेटा, ये तो फार्मूला आपका एलसी का ये होता है। और दूसरा जो एलसी का फार्मूला होता है बेटा, इसको बर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसी को बेटा वीसी भी कहते हैं, इसी को बर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसी को लिस्ट काउंट भी कहते हैं। तो क्या होता है, ऐसा सारे क्वेश्चंस गेस वाले पेपर में बेटा मैं सारे क्वेश्चंस पहले ही दिया हूं, और आपको इसके पहले की जो वीडियोस दिया था बेटा उसमें सब 100% क्वेश्चन दिया हूं बेटा सब। और जो बेटा, और यह तो एलसी बराबर होता है वीसी, और यही होता है बेटा, यानी किसके बराबर होता है तो 1 MSD माइनस 1 VSD ना बेटा। ये होता है, इसका मतलब मेन फार्मूला जो होता है बेटा, ये 2 होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। लिस्ट काउंट के 2 फार्मूले होते हैं बेटा। लिस्ट काउंट देख रहे हो ना, लिस्ट काउंट वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल यानी 1 MSD अपन टोटल नंबर ऑफ द VSD। बर्नियर स्केल पर कुल कितने डिवीजन बेटा, नंबर से डिवीजन कर दिया जाता है। और आपको 1 MSD का मान दिया बेटा, 1 MSD का मान दिया हुआ है बेटा। अब एक बात और बेटा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बर्नियर में स्केल की संख्या दिया हुआ बेटा कितना, तो बर्नियर में स्केल से संख्या दिया बेटा, बर्नियर में स्केल से संख्या दिया है कि यानी कि VSD का मान दिया बेटा N, और MSD का मान दिया है बेटा, MSD का मान दिया हुआ है, MSD का मान दिया बेटा
n+1 दिया बेटा, ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखते होंगे हमेशा यहाँ से बड़ा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको बर्नियर पढ़ाते समय दिखाया था बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करके, न्यूमेरिकल में दिया हुआ ऑलरेडी, बर्नियर वाले चैप्टर में बेटा दिया हूँ, वेक्टर एनालिसिस वाले पार्ट में बेटा। तो यहाँ पर यह n और यह है n+1। जब भी कभी भी एक का डिफरेंस होता है बेटा, जब भी कभी एक का डिफरेंस होता है तो लिस्ट काउंट की वैल्यू जो सीधे होती है वह 1/n हो जाती है। और n क्या है, n बराबर VSD है, यानी कि यह सीधे कहा जाए 1/VSD हो जाती है। तो हमेशा लिस्ट काउंट की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1/n होती है। और यह लिस्ट काउंट 1 MSD का मान दिया हुआ बेटा, देखिए 1 MSD का मान दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट बराबर कितना हो गया, ये 1 और अपान इसकी वैल्यू दिया हुआ 0.1 अपान VSD का मान n है अपान n, यानी कि लिस्ट काउंट बराबर कितना हो बेटा 1/10n। यस, दैट इज द आंसर। यानी कि वह किससे मैच कर रहा था बेटा, तो ये मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर 3 से। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर हो गया 3। नेक्स्ट बेटा, अब 8 नंबर क्वेश्चन बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक वायर है कोई ना बेटा, यह एक वायर है और वायर का जो लंबाई दिया है वो 1 मीटर दिया है, लेंथ दिया बेटा 1 मीटर। और कह रहा है कि इलास्टिक ना बेटा, इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू दी हुई है बेटा, इलास्टिक लिमिट की वैल्यू है 8 × 10⁸ ना दिया हुआ बेटा। और यंग मॉडुलस दिया हुआ है जो बेटा, यंग मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11 दिया हुआ है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक बेटा। अब जा देखना, अब जानते हो बेटा इसमें आपको बताना है, इलॉन्गेशन पूछ रहा है। तो जानते हैं बेटा कि y बराबर होता है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है बेटा, देखते हो। अच्छा, अब जानते हैं बेटा कि यह तो स्ट्रेन बराबर क्या हुआ, तो डेल्टा L/L हो गया और अपॉन स्ट्रेस अपॉन y हो गया। अब आपको बताना था डेल्टा L की वैल्यू बतानी थी, L इंटू स्ट्रेस अपॉन y हो गया बेटा, यंग मॉडुलस हो गया। ओके देखो बेटा, L का मान दिया है 1 मीटर और स्ट्रेस से ही जो होता है ना बेटा, वही इलास्टिक लिमिट होती है स्ट्रेस, यानी कि F/1 हम कितना लगा सकते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वैल्यू दिया है बेटा, स्ट्रेस की वैल्यू दिया बेटा इलास्टिक लिमिट इसको बोलते हैं, और यह है 8 × 10⁸, 8 × 10⁸ है बेटा। और y की वैल्यू दिया 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, यहाँ कट गया बेटा, यार ऊपर जाएगा 10⁻³ बन जाएगा, यानी कि डेल्टा L का मान आया 4 मिलीमीटर। और आंसर माना था बेटा, आंसर कितना था, आंसर था बेटा, इसका आंसर है 3rd, मैच कर रहा है तो आंसर है 3। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब यह 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये था बेटा कि 2 ब्लॉक दिए हुए थे इस तरह से, ओके। और यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया था F, और यहाँ पर बेटा ये दिया है 2 kg दिया हुआ था इसको, और दूसरे वाले को दिया है बेटा 3 kg दिया हुआ, और ये कह दिया है कि ये सरफेस स्मूथ है। क्वेश्चन बहुत आसान था बेटा, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा टफ है, इतना तो रहना ही चाहिए। तो F इक्वल टू यहाँ पे 10 न्यूटन एक फोर्स लगाओ बेटा। अब जरा ध्यान देना, जानते हो बेटा कि ये बराबर होता है टोटल फोर्स F नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। याद करिए बेटा, सब कुछ देखिए, जो भी 100% P100 फिजिक्स पर जो भी आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी, 100% क्वेश्चन आया हुआ है आपके नोट से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा कि जो बाहर से आया हुआ है। प्रिज्म का क्वेश्चन एक आया है जो सबसे कठिन क्वेश्चन एक ही है मत। तो जितने भी क्वेश्चन आए बेटा सब P100 फिजिक्स पर जो वीडियोज है ना, वो हर न्यूमेरिकल्स में करवाया हूँ, पहले ही करवाया था, गेस किया था, उस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा वही हैं। यदि आप P100 फिजिक्स पे जब करके पढ़े होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे बेटा, तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। ओके, आजा देखिए। तो A बराबर क्या होता है बेटा कि m1 + m2, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन एक्सीलरेशन बोलते हैं बेटा। तो इसको बोलते हैं कॉमन एक्सीलरेशन। तो ये कॉमन एक्सीलरेशन, और ये कितना बेटा 10 है अपॉन 2 + 3 है, दोनों मास बेटा, दोनों मास, यानी कि नेट फोर्स अपॉन द टोटल मास। तो ये 5 है, 5 का भी बेटा कट जाएगा, ये 2 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। और जानते हो बेटा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ बताना होता है दोनों के बीच में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स T बराबर बहुत ही शॉर्टकट आपको बताया बेटा कि कॉमन एक्सीलरेशन इंटू रिएक्शनल मास।
तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना है 2, रिएक्शन मास यानी कि जो दूसरा वाला मास जो रिएक्शन अपोज कर रहा है 3 इक्वल टू हाउ मच 6 न्यूटन, दैट इज द आंसर। यानी कि मारना था निशान किस पर, आंसर था बेटा, आंसर था फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बेटा, हाँ बेटा 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, तो 10 नंबर क्वेश्चन, देख बेटा 10 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, कह रहा है बेटा कि एक जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना बेटा, कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से यदि रिप्लेस कर दिया जाए, व्हाइट लाइट से यदि रिप्लेस कर दिया जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए, तो कह रहा है कि जो इंटरफियरेंस होगा ना बेटा, कह रहा है कि जो इंटरफियरेंस होगा तो उसका जो फ्रिंज होगी वह कैसी होगी। तो जानते बेटा, जो सेंट्रल फ्रिंज, ऐसे केस में क्या होता है, जो सेंट्रल फ्रिंज होती है ना, तो सेंट्रल फ्रिंज बेटा, तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, वह वाइट हो जाती है बेटा, सेंट्रल फ्रिंज वाइट होती है। और इसके चारों तरफ जो है कलर्ड फ्रिंजेज, डल कलर्ड फ्रिंजेज बनती हैं। तो कलर्ड फ्रिंजेज ना बेटा, फ्रिंजेज अराउंड हो जाती हैं चारों तरफ उसके। यानी कि आंसर माना था बेटा, आंसर माना था, फर्स्ट आंसर मैच कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे चलते हैं बेटा, 11 नंबर। अब देखो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, जानते बेटा कि लैम्डा बराबर, देखिए सब रटा हुआ क्वेश्चन, याद करिए आप लोग, याद करिए कि ये जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ब्लैक बोर्ड पे आपको लगाया था, बताया था, वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान, जानते बेटा कि अंडर रूट होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। यदि स्क्वायर कर दिया जाए इसका, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया h स्क्वायर अपान 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, रिवर्स कर दिया जाए तो 1 अपान लैम्डा स्क्वायर बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपान h स्क्वायर हो गया बेटा। अब यहाँ देखना, यदि हम इसको बेटा कुछ मान ले, y मान ले, और इसको काइनेटिक एनर्जी, तो इधर का पावर 1, काइनेटिक एनर्जी का पावर 1, ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ होगा बेटा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि कौन सा मैच कर रहा था बेटा, कौन सा आंसर था, तो ये था आंसर इसका। यहाँ पर हो गया 1 अपान लैम्डा स्क्वायर, और इधर हो गया काइनेटिक एनर्जी, क्या बनना था, स्ट्रेट लाइन। मीन्स कि आंसर किस पे मारना था बेटा, तो आंसर मारना था 2 नंबर पर। ओके, अब चलो बेटा अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। बेटा 12 नंबर क्वेश्चन, तो कैपेसिटर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। देखिए कैपेसिटर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ना, ये था, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड था, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड था बेटा, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड था, और बीच में भी 2 माइक्रोफैरड था बेटा, 2 माइक्रोफैरड था, ये था। जानते बेटा यह P है, यह Q है होता है, ये R होता है, ये S होता है। तो फॉलो कर रहा था P/Q इक्वल टू R/S को, यानी क्या था, यह बैलेंस था बेटा, ये बैलेंस वाला क्वेश्चन था। जब बैलेंस था तो ये नॉन इफेक्टिव हो गया, और 2 का किस में है बेटा, ये सीरीज में है तो 1 हो गया, और यहाँ पर भी 2 का 1 हो गया, एक पैरेलल में है बेटा, तो C1 + C2 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड हो गया बेटा ना बेटा। यानी कि आंसर क्या हो गया बेटा, तो इसका आंसर हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया 2 का मतलब ये हुआ कि आंसर 3, थर्ड ऑप्शन, आंसर 3। चलो बेटा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा ये किस तरह से दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और यह देखना चाहता था एग्जामिनर ना बेटा, ये देखना चाहता था कि हाँ आपने अच्छी तरह से और अच्छी जगह पढ़ा है कि नहीं, अच्छे टीचर से पढ़ा है कि नहीं बेटा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो होता है ना, वो टीचर्स बहुत पहले ही, ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं, तो वो पहले ही आपको कैसे पता किया जाता है, ये सब पहले ही आपको पढ़ाए होते हैं बेटा। यहाँ पर दिया है A, और यहाँ पर दिया है, ये प्राइमरी कॉइल है बेटा, और ये है सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर दिया है N, यहाँ पर दिया है S, N और S भी दिया हुआ है, और यहाँ नाम दिया है बेटा ये, और ये जो वायर बाहर से निकल के आ रही है ना, ये बाहर से आ रही है, तो इसमें जो बेटा करंट की डायरेक्शन नहीं है, लेकिन करंट क्या बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि करंट क्या बनेगा बेटा। तो यहाँ दिया है C, यहाँ दिया है D। ओके बेटा, ये था सिचुएशंस।
अब ये कॉइल दिया हुआ था, ध्यान देना बेटा। अब इसमें कह रहा है कि यदि यह एक मैग्नेट है ना, यह क्या बेटा, एक मैग्नेट की पीस है, तो यह एक मैग्नेट है। कह रहा है कि यदि मैं इसको v वेलोसिटी से अब इधर लेकर जाया जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं देखिए करंट का डायरेक्शन क्या बनाया हूं बेटा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होगा, क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि जब आप इस n को लेकर के इधर जाएंगे तो जानते हैं कि लेंज लॉ लेंज लॉ, और लेंज लॉ के अनुसार क्या होगा बेटा कि n पोल दूर जा रही है। तो यह जो कॉइल होगा बेटा यहाँ पर, ये जो कॉइल होगा जब ये दूर जा रहा होगा ना बेटा, जब ये दूर जा रहा होगा तो यह उसको जिसे n पोल को दूर जाने का अपोज करेगा। तो जब n पोल को दूर जाने का अपोज करे तो ये अपने आप को यस बना देगा। अच्छा, और यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बेटा यस पोल पास आ रहा है। तो यस पोल को पास आने के लिए बेटा, यस पोल देखो बेटा, यस पोल है तो यस पोल पास आ रहा है, और यस पोल को पास आने का विरोध करेगा। और विरोध तभी होगा बेटा यदि यस यन बना देगा तब तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो विरोध तभी होगा जब ये अपने आप को यस बनाएगा, यानी कि यहाँ पर भी यस बनना है और यहाँ पर भी यस बनना है। और जानते हैं कि जब भी कहीं पर किसी कॉइल में यस बनता है तो करंट क्लॉकवाइज बहती है ना, और जब यन बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बहती है बेटा। तो यह यस बन रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज बनेगी, क्लॉकवाइज करंट बहेगी। क्लॉकवाइज करंट बहेगी बेटा, तो क्लॉकवाइज देखा जाए इसके सापेक्ष क्लॉकवाइज, तो इसके सापेक्ष क्लॉकवाइज देखा जाए बेटा तो यहाँ पर हो गया ए से बी और यहाँ हो गया सी से डी ना बेटा। यानी कि इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखें तो ए से बी सी से डी, यानी ए से बी और सी से डी, तो आंसर सही होना चाहिए था इसका बेटा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर होगा 1। अब वो देखो बेटा एंटी वालों ने क्या माना है इसका आंसर, लेकिन ये आंसर एग्जैक्ट आंसर दिस विल बी द 100% यही होगा, ये होना चाहिए बेटा इसका आंसर, और होगा ही यही। नंबर 14 बेटा, मतलब उसके पीछे लॉजिक हमने समझाया कि क्या। देखो बेटा अब जैसा याद करिए कि जो गेस्ट क्वेश्चंस में अभी आपको दिया था एग्जाम के 2 दिन पहले, आप वो वीडियो उठा करके देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे मैच कर रहे हैं, वही ग्राफ वही सब कुछ कैसे पूछा गया है। अब आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो पछता रहे होंगे, पढ़े होंगे तो P100 फिजिक्स को थैंक यू बोल रहे होंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं दिखाता हूँ, वीडियो आपके पास था, क्वेश्चन मैं पहले ही आउट कर दिया था। तो देखिए बेटा ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके बेटा, तो मैं आपको बताया था कि जो सोलर सेल होता है बेटा, सोलर सेल, वीडियो उठाइए इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो देखिए बेटा। तो सोलर सेल का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि बेटा ये है सोलर सेल, और यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था। यहाँ पर याद करिए, यहाँ पर एक पॉइंट बना था E और यहाँ पर पॉइंट बनाया था B और यहाँ पर I दिखाया था, यहाँ पर V दिखाया। वीडियो तुरंत देख लो बेटा, पीछे 2 दिन पहले जो गेस्ट किया था वही। अब यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 4th क्वाड्रेंट, यानी कि सोलर सेल की जो ग्राफ आती है वो किसमें आती है, 4th क्वाड्रेंट। यही पूछा है आपके एग्जाम में, पेपर में बेटा यही पूछा है। बहुत सारे लोग यहाँ गलत कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग सोलर सेल का ग्राफ ही नहीं जानते होंगे ना बेटा। तो देखो बेटा यही होता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं, सब कुछ यही पर डिपेंड करता है बेटा। ओटा कोटा दिल्ली बम्बई मद्रास यहाँ वहाँ घूमने फिरने से कुछ नहीं होता है। एक अच्छे टीचर की पहचान की जाती है और वहीं पर मन लगा कर पढ़ाई की जाती है। ओके बेटा, जैसे P100 फिजिक्स आपको दिए, आपको टॉप कराने के लिए सफिशिएंट है P100 फिजिक्स, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो P100 फिजिक्स। ओके बेटा, तो अब जा देखिएगा, तो ये हो गया कौन सा हमारा, ये हो गया सोलर सेल। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शंस के कह रहा है कि एसर्शन एंड रीजन करके दिया हुआ है, तो एसर्शन इसका सही है। अब कह रहा है फिर बेटा कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, देखो बेटा अब इसी में 2 है, दूसरा स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिवर्स बायस ना, रिवर्स बायस्ड, तो कह रहा है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में जो करंट होती है वह मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा होती है। नो, याद करिए, रटवाया हूँ आपको, याद करिए रटवाया हूँ आपको ना, क्लास में भी, कॉपी में भी और चैनल पर भी मैंने आपको रटवाया था क्या कि यह माइनॉरिटी कैरियर के द्वारा करंट बहती है, माइनॉरिटी कैरियर्स के द्वारा करंट बहती है बेटा। और परिणाम क्या हुआ कि ये रॉन्ग हो गया, पहला वाला सही था, यानी कि इस पर आपको आंसर मानना था 3rd ऑप्शन पर, आंसर 3 पे मारना था निशान। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो अब है बेटा हम लोगों का ये था हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा 15 नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहेंगे कि थोड़ा सा मतलब यह
कि यह नीट लेवल से थोड़ा सा हाई करके दे दिया था, क्योंकि इसका सोल्यूशन बड़ा होता है। और यदि आप स्मार्ट जगह पढ़े होंगे, अच्छी जगह पढ़े होंगे, तो शॉर्ट फार्मूला आपको बताया गया होगा। देखो बेटा, अब यहाँ ये होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में बेटा मैं आपको वीडियो में, इसी वीडियो में देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट का फार्मूला दिया था, जो एक्सपेरिमेंटल स्किल करके चैप्टर है ना, वहाँ पर देख बेटा क्या दिखाया था वहाँ पर, कि यदि यह जानते बेटा कि एंगल ऑफ प्रिज्म में यह ए है और यहाँ पर ना लाइट इंसिडेंट की जा रही है, और मैं बताया था आपको बेटा उसमें कि यदि कभी भी ऐसा हो कि यह लाइट जो रिफ्रैक्टिंग लाइट है, यदि वह इस पे जा रही हो, लाइट यदि इस पर जा रही है बेटा, और यह एंगल हो कितना आई, और यह है ए, तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी हमेशा यदि रिफ्रैक्ट यह म्यू की वैल्यू पूछे, तो म्यू का फार्मूला बेटा मैं आपको बताया था कि बिल्कुल ही फिक्स होता है, प्रूफ लंबा होता है, और ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट में आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले चैप्टर में दिया था बेटा कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन आई होता है एक्चुअली, तो 1 प्लस यहाँ पे साइन, हाँ ध्यान में 1 प्लस और ब्रैकेट में यहाँ पे बेटा साइन आई प्लस कॉस ए अपान ना बेटा साइन ए, इसका स्क्वायर कर देते बेटा और पूरे पर पावर लगा देते हैं 1/2। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। जब भी कभी भी यहाँ पर बेटा TIR होता है, यानी कि जब यह एंगल ना बेटा, जब यह एंगल 90 डिग्री हो जाता है, जब यह एंगल 90 डिग्री हो जाता है, कभी भी जब यह एंगल, यानी कि जब जो ट्रांसमिटेड रेज है वह सरफेस पर ना बेटा, वह सरफेस पर क्या कर रही है बेटा, वह सरफेस पर ग्रेजिंग कर रही हो, सरफेस पे जा रही हो, यानी कि यह 90 डिग्री हो गया नॉर्मल के साथ, हुआ जो है बेटा ये नॉर्मल के साथ में ना बेटा, ये नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही हो, कितना नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही हो 90 डिग्री। ऐसे सिचुएशन म्यू की वैल्यू हमेशा ये होती है। अब आप अपना डायग्राम देखो बेटा, ए की वैल्यू दिया हुआ है 90 दिया है, डायग्राम में ए की वैल्यू दिया हुआ है 90, और आई की वैल्यू दिया है ना बेटा, आई की वैल्यू दिया है 30 डिग्री। यदि इस लॉ को लगा दिया जाए तो म्यू बराबर देखो कितना आता है बेटा, 1 प्लस साइन 1/2 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, अपान कास 90 हो गया ना बेटा, तो कास 90 0 हो गया, और साइन 90 ए 1 हो गया, पूरे का स्क्वायर हो गया, और 1/2 हो गया। ओके बेटा, और अब देखोगे तो हाउ मच फैंटास्टिक क्वेश्चन। यह इसीलिए पूछा था कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, इसीलिए क्वेश्चन दिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को देने का कोई मतलब नहीं था। तो 1/2 का होल स्क्वायर है बेटा, ये 1/4 हो गया, और ये 1/2 हो गया। ओके बेटा, अब जानते हो कि यहाँ म्यू बराबर कितना 415 हो गया, तो 5/2 अंडर 5/4 जो बेटा 5/4 जो बेटा 5 कितना आया बेटा 5/4, यानी कि √5/2 ये आंसर था बेटा। तो √5/2 यानी कि आंसर मारना था ना, आंसर था ऐसा बेटा, आंसर था 4। ओके बेटा, तो फार्मूला एक बार और नोट कर लें आप। फार्मूला देखिए बेटा क्या था फार्मूला, तो ये नोट करिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, क्योंकि इसका सोल्यूशन जब प्रूव करके निकालेंगे तो यह थोड़ा बड़ा सोल्यूशन होता है। तो इसके ना बेटा, अब ये जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जनरली यह IIT वगैरह में ही आता है, लेकिन यह क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ दिया है, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है टफ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इनका प्रेजेंट टू द अदर क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो म्यू बराबर है फार्मूला अंडर नोट कर ले बेटा कि साइन आई, एंगल आपको दिया है, आई का मान दिया था पेपर में 30, ए का मान दिया हुआ है 90, ए है ये 90, ए कास 90 बेटा ये 0 हो गया, ये कास ए साइन 90 है बेटा, तो ये साइन 90 है तो ये 1 हो गया। बस इतना ही करके सॉल्व कर देना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए अब ये था बेटा, ये था नंबर 15। अब आइए बेटा हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या था। चलो बेटा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या था बेटा, तो 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में ना बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दिया हुआ था, P की वैल्यू दिया था 4 × 10⁻⁻6 ना बेटा, कूलम्ब मीटर दिया हुआ था, और कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो V का मान है 9 × 10⁻³ वोल्ट दिया हुआ था बेटा, और आपसे कह रहा है एक्सर्शन एंड रीजन का भी क्वेश्चन था बेटा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, जानते बेटा कि V बराबर क्या होता है। तो V बराबर आप जानते हैं बेटा कि P cos थीटा
पी कॉस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है ना बेटा। तो ये होता है ये इसका v की वैल्यू। जब हम एक्सिस पर देखेंगे, एलॉन्ग एक्सिस देखेंगे बेटा, तो एक्सिस एलॉन्ग द एक्सिस पर देखेंगे तो ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ओके बेटा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी का मान दिया ही बेटा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, p अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, अच्छा अब जा देखना। ओके बेटा, तो हाँ अब ये वैल्यू रख देनी थी बेटा। तो जब ये वैल्यू रख देंगे तो आप पा जाएंगे बेटा कि v की वैल्यू आपको मिलेगी, v का वैल्यू मिल जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁻³ मिल जाएगा। ठीक बेटा, 9 इंटू 10⁻³ यानी कि आपको इसका एसर्शन सही है बेटा, रीजन इसका गलत दिया हुआ था, तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर मानना था बेटा, इसका आंसर था ना 1। तो ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, किसी को भी नहीं होनी चाहिए थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन बेटा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक कोई वायर है बेटा, एक कोई वायर है और इसके इस एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जानते बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वायर की होती है 1/12 ml² होती है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान दिया हुआ था, तो ml²/12 की वैल्यू कुछ दी हुई है बेटा, दिया 2400 2400 दिया हुआ था, क्या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था बेटा ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। अच्छा, और मास भी दिया हुआ बेटा, तो मास की वैल्यू कह रहा है कि 400 ग्राम गुणे L²/12 हो गया ना बेटा, अपॉन 12 बराबर यहाँ पर हो गया 2400 ना बेटा। ये ग्राम और सेमी स्क्वायर था बेटा, इसको यदि कट कर दो, काट उठ दोगे तो ये बेटा देखो, यहाँ से दोनों जीरो से दोनों जीरो हो गया, और ये दोनों जीरो जीरो हो गया, और ये 4 से भी ये हो गया 6 हो गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो L² बराबर पा जाओगे ना 72, तो L बराबर √72 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये ऑप्शन था, आंसर था थर्ड, आंसर था बेटा थर्ड आंसर था इसका। नेक्स्ट चौड़ा 18 नंबर क्वेश्चन बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में एक दिया हुआ था इस तरह से, और एक बैटरी लगी हुई बेटा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था 4 ओम, यहाँ पे दिया था 10 वोल्ट, यहाँ पे दिया था 1 ओम, ये दिया हुआ था। जानते बेटा कि I बराबर कितना बहेगा, करंट इसमें कितनी बहनी है, तो 10/4 + 1 यानी कि 2 एम्पियर की करंट बह रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी पर पूछ रहा बेटा कि यहाँ पर पूछ रहा वोल्टेज कितना है, तो V बराबर जानते बेटा कि E - IR होता, बैटरी लोड पर है, तो V = 10 वोल्ट है, -I 2 एम्पियर इंटू 1 यानी कि 8 वोल्ट। ओके बेटा, तो 8 आंसर मानना था किस पर, तो आंसर मानना था बेटा, आंसर मानना था 1 पर। अगला क्वेश्चन बेटा 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन बेटा, 19 नंबर क्वेश्चन याद करिए कि यही जो भी सब रटवाया था आपको बिल्कुल वही सब पूछा गया बेटा। तो जानते हो कि 19 नंबर क्वेश्चन 1/λ = स्पेक्ट्रम का सवाल था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो R जानते हो कि 1/N1² -1/(-1/N2² होता बेटा, होता है ना। 1/ यदि लेमडा का मान रखा जाए बेटा, तो 1/λ कोई एक चेक कर लीजिए, एक मैच कर जाएगा तो वही आंसर निकल जाएगा। देखो बेटा, तो 1/, और यहाँ पर देखा जाए R, और जो बेटा 1/N1 का मान हमने 2 और 3 भी दिया हुआ है, कई दिया 4 दिया, मैच कराना है, तो N1 की वैल्यू एक दिया है बेटा 1/2² - 1/3² कर दीजिए ना बेटा। अब क्या देखना, 1/λ बराबर हो गया ना बेटा R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 - 1/9 हो गया। ठीक, तो 1/λ = R, और ये 9 5 हो जाएगा बेटा 5/36 हो गया बेटा। अब जा देखना 1/λ = 5R/36 हो गया। ओके बेटा, अब देखो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको लेमडा की वैल्यू निकाला जाए तो रिवर्स कर दिया जाए तो 36/5R हो गया। ओके बेटा, अब लेमडा बराबर देखा जाए ना बेटा, तो 36/5 इंटू 1/R हो गया, 1/R। और जानते हो, अब ये सब देखिए बेटा, स्मार्ट पढ़ाई ये सब पहले ही होती है ना, स्मार्ट पढ़ाई होती है तो आप ऐसे सॉल्व करते हो। तो लेमडा बराबर जो 5 से 7.8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1/R का मान होता है 912 एंगस्ट्रॉन होता है बेटा ना, 901/R बराबर होता है 912 एंगस्ट्रॉन होता है बेटा। और लेमडा बराबर कितना हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 6500 आ जाएगा, 6563 ना एंगस्ट्रॉन आ जाए बेटा, दैट इज द आंसर।
दैट इज द आंसर, यानी कि एक मैच कर गया। तो जब इससे एक मैच कर गया तो बाकी अपने आप ही आंसर निकल जा रहा है यहाँ से, और आपको आंसर माना था फोर्थ ऑप्शन पर। आंसर फोर्थ ऑप्शन, आंसर था फोर्थ ऑप्शन बेटा, यानी कि N1 बराबर 2, देखो बेटा N1 बराबर 2 और N2 बराबर 3 का जो लेमडा है वो आया 6563 एंगस्ट्रॉन। ओके बेटा। अच्छा, और जानते बेटा कि N1 बराबर 2 वैसे ही दिख रहा है, देखो बेटा वैसे ही दिख रहा है कि ये बामर सीरीज है ना, ये बामर सीरीज। अब बामर सीरीज N बराबर 2 से शुरू होती है, 6500 एंगस्ट्रॉन से 6500 एंगस्ट्रॉन बामर सीरीज में आता है बेटा। तो ये वैसे भी अंदाज में मार देना था, लेकिन आप चाहते सॉल्व करके निकालना तो सॉल्व करके निकालेगा बेटा। ये प्रोसेस वेरी स्मार्ट वे फॉर सॉल्विंग। द आंसर वाज फोर्थ, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर था 19 का आंसर कितना आया बेटा 4। ओके, अगला क्वेश्चन चलो बेटा 20 नंबर क्वेश्चन बेटा, 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, 19 चलो 20 नंबर पे चलते हैं। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या था, देखिए ये एकदम वही क्वेश्चन बेटा। याद करिए आपका लेक्चर जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो याद करिए कि बिल्कुल यहीं से स्टार्ट किया था। फोटॉन क्या होता है, फोटॉन एनर्जी क्या होती है, लिनियर मोमेंटम क्या होता है, याद आ गया। हाँ, तो इसे कहते हैं पढ़ाई। P100 फिजिक्स में SD पांडे SDP सर। ओके बेटा, तो हमेशा कार्य कर रहा है हमारे स्टूडेंट बेटा 100% नंबर नीट में लाते रहे, और इस साल भी देखिए बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं। मैं उनको बताऊंगा, अभी रिजल्ट आने दीजिए। देखो बेटा, तो 20 नंबर क्वेश्चन बेटा, तो जानते हैं बेटा कि E बराबर h न्यू होता ही है, आपको पता ही है। जानते हैं बेटा कि वेलोसिटी c के बराबर होती है, फोटॉन की, ये भी जानते हैं बेटा। P बराबर h न्यू अपान c होता है, ये भी सही ही है ना बेटा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है बेटा। और E बराबर जानते हैं बेटा, और यहाँ पर D कह रहा है कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट P और E कांस्टेंट होता है बेटा, तो बिल्कुल सही बात है। P कंजर्व होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और एनर्जी भी कंजर्व होती है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ना, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है h इक्वल टू ना बेटा, h इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर, वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही तो रिप्रेजेंट करता है बेटा। और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। और कह रहा है कि फोटॉन पे चार्ज होता है, तो याद कर बेटा मैं आपको रटवाया था कि फोटॉन पे चार्ज ना, तो फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि आंसर कौन सा था बेटा, तो इसका आंसर था फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में था बेटा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि यहाँ पर x था, ये भी क्वेश्चन आपको रटवाया था। देखो बेटा एकदम सब वही क्वेश्चन, 82 था, यहाँ पर 290 था। एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो कह रहा है कि y बनता है, फिर जो है एक पॉजिट्रॉन निकलता है बेटा, एक पॉजिट्रॉन निकलता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है बेटा, तो फिर z बनता है, ठीक। और फिर इसमें से एक बीटा निकलता है बेटा, एक बीटा निकलता है, तो फिर कह रहा है कि P बनता है, और फिर एक कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो Q बनता है ना बेटा। तो देखो बेटा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए जो ही एक अल्फा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जो ही एक अल्फा निकलेगा तो 82 है बेटा, तो ये 80 हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा बराबर जानते बेटा क्या होता है, अल्फा बराबर तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो दो मास एवं प्रोटॉन की संख्या में 2 की कमी हो जाएगी चार्ज में, और जो मास नंबर है बेटा उसमें 4 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 286। और जो ही इसमें से एक है बेटा, ये क्या है, एक पॉजिट्रॉन है बेटा, तो एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है। तो जब एक पॉजिट्रॉन निकलता है यानी कि +1 है बेटा, और ये 0 होता है पॉजिट्रॉन का, तो इसमें से एक निकल गया, इसमें से बेटा देखो 80 है ना, तो एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है बेटा। एक सेकंड बेटा, वाई, हाँ वाई में से बेटा एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो एक पॉजिट्रॉन निकल रहा बेटा, तो ये जेड क्या बनेगा, तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। देखो जेड के लिए क्या हुआ, मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यानी कि 286 सही रहेगा, 286 रहेगा। और पॉजिट्रॉन के निकलने से एक और कम हो जाएगा बेटा, तो एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो गया, तो बेटा यहाँ से पॉजिट्रॉन निकला और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि अभी भी वो 80 ही रहा ना बेटा, 80 ही रहा। और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा बेटा, तो एक 80 ही रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो और बढ़ जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी 286 और 81। ओके बेटा, यानी कि आंसर मानना था 2 पर बेटा, आंसर मानना था 2 पर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही था। कौन वाला, 81 और 286। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये। देखो बेटा ये तो सब ये भी नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या ना बेटा। 22 नंबर क्वेश्चन था बेटा। देखो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कहीं पर दिया हुआ, कोई पार्टिकल है ना बेटा, तो कह रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट यस बराबर दिया हुआ है 2t - 1 मीटर।
ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि एक फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ। तो अब आपसे पूछ रहा है ना बेटा, आपसे पावर पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा। तो v बराबर क्या करोगे, ds/dt जानते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और जो पावर होता है P बराबर होता है F.V होता है। तो P बराबर F का मान दिया है 5, V का मान दिया है 2, हो गया 10 वाट। 10 वाट यानी कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था बेटा, तो इसका आंसर था 3rd। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये अगला क्वेश्चन था 23 नंबर का क्वेश्चन था। 23 नंबर के क्वेश्चन में बेटा 23 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, ये एकदम ये तो बिल्कुल ही आपको कॉपी में दिया हुआ था, क्लास में याद करिए। क्लास में यही डायग्राम बना हुआ है और आपको बायनोमियल थ्योरम ना बेटा, वो डिमॉर्गन्स थ्योरम, सॉरी डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो 2 डिमॉर्गन थ्योरम्स आपको याद करवाए थे। कहे थे बेटा कि डिमॉर्गन थ्योरम याद रहेगा तो क्वेश्चन देखते ही मार दोगे। देखिए वही वाला पूछा है, मज़ा आ गया होगा आपको जब देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे एसडीपी सर को जब पेपर दे रहे होंगे कि कितना सही गेस किए थे। चल बेटा, तो ये यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ था और यहाँ पर एक दिया था बेटा, यहाँ पर एक नॉट गेट दिया हुआ था और यहाँ पर ना, और जब हम पहली बार आपको क्लास में जब हम आपको पहली बार एक क्वेश्चन दिए थे तो 2 टर्मिनल को फ्यूज किया जाता तो क्या बनता, किसी भी बच्चे को पता नहीं था। याद करिए उस समय हमको आपको याद करवाए थे बेटा, देखो ये याद करो इस क्वेश्चन को, यही रटवाए थे वही क्वेश्चन। तो देखो बेटा, तो यहाँ जब फ्यूज कर दिया गया है इसको, और ये था एक नॉट गेट था, ठीक। अच्छा अब फिर देखना बेटा, यहाँ पे एक नॉर गेट लिया हुआ गया है बेटा, यहाँ पर एक नॉर गेट था और यहाँ पर देखो बेटा इसके भी दोनों टर्मिनल को क्या किया था, इससे भी 2 टर्मिनल को फिक्स कर दिया था। तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था और फिर यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे था नॉर गेट लगा हुआ था। देखो बेटा यहाँ पे फिर अगेन फिर न लगा हुआ नॉर गेट लगा हुआ था और ये था वाई। अब जब देखना बेटा ये है ना, तो जब ये आपको देंगे तो जानते फ्यूज कर दिया है तो क्या बन जाता है, नॉट बन जाता है। फ्यूज करने की वजह से भी क्या बन गया है, नॉट बन गया है। तो यहाँ पर ए था तो यह हो गया नॉट ए, और यहाँ पर भी, यहाँ पर मान लो बी था तो ये हो गया नॉट बी। देखो बेटा, और अब यहाँ पर y बराबर क्या हुआ, तो y बराबर नॉट लगा हुआ, तो नॉट ए प्लस नॉट बी, यानी क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू नॉट ए और नॉट बी। और जानते हैं कि डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, डिमॉर्गन थ्योरम कहता है बेटा कि यही a डॉट बी, यानी कि a एंड b होता है, यानी कि कौन सा गेट है बेटा, a एंड d एंड गेट है। ओके देखो फिर से देखो बेटा, इसे कहते हैं पढ़ाई। तो यह वही रटवाया गया था, वही मैं आपको बताया था। इसका आंसर कौन सा बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 में क्या कह रहा था बेटा, 24 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा था बेटा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो जी बराबर जानते हो कि GM/r² होता बेटा। कह रहा कि ये पृथ्वी पर, और कह रहा कि किसी प्लानेट पर, तो कह रहा किसी प्लानेट पर, तो फार्मूला तो वही रहेगा ना बेटा। तो GMP/, अर्थ के लिए है, और GMP करोगे RP करोगे बेटा तो ये RP² बन जाएगा। अब कह रहा है ना कि GP/GE बराबर क्या होगा, तो बेटा ये G से G तो कैंसिल हो जाएगा, और MP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो GP ऊपर है बेटा तो ये MP हो जाएगा। तो MP/ME इंटू क्या, RE के रिवर्स है तो हो जाएगा RE/RP ना, RE/RP का स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस, बस इतना ही सॉल्व करना था, वैल्यू पुट कर देनी थी। तो GP बराबर करो बेटा तो ये हो जाएगा GMP। अब देखना बेटा, MP की वैल्यू दिया हुआ ना ME/10, तो ये दिया है बेटा ME/10 ME ना बेटा। GP का मान दिया, ME का मान दिया हुआ है, देखो बेटा MP बराबर दिया हुआ है, MP बराबर ME/10 दिया हुआ है, और ना बेटा, और RP बराबर दिया हुआ है RE/2 दिया हुआ है। RE मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ, RE, ये हुआ RE, और RP बराबर कितना, RE/2, तो ये RE/2, 2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर हो जाएगा 4 होता बेटा। तो ये भी RE² हो गया, ये भी RE², दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हुए, और आया कितना बेटा, GP बराबर आ गया GE, और क्या बेटा 4 ऊपर है और यहाँ 10 है, 4/10 ये आ गया। अब और सॉल्व कर दो बेटा, तो देखो तो GP बराबर कितना हुआ, ये हुआ 10, और या 9.8 हो सकता है रखा गया हो तो 9.8 रख देना बेटा, और इंटू देखो बेटा, तो 10 से 10 सीधे सीधे कट जाएगा। तो 9.8 ये 8 रख दिया जाए बेटा, देखो तो यहाँ पे यदि 9.8 रख दिया जाए तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी ना बेटा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई ना करोगे तो 4 32 जाए 2 हो जाएगा, और मीन से 3.92 के आसपास आएगा कुछ ना बेटा।
तो 3.92, तो 3.92 के आसपास आएगा बेटा, लगभग ये आएगा 3 हाँ बेटा 3.9 के आसपास आएगा। तो हाँ बेटा, तो यानी ए बन जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा बेटा। देखो तो जीपी बराबर जब हम लोग करेंगे ना तो 9.8 इंटू ऊपर 4 था, नीचे 5 था, तो 4/5 ना बेटा, 4/5। यदि 5 से डिवीजन कर दिया जाए तो डिवीजन करोगे बेटा तो आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व कर दो, पूरा सॉल्व कर दो बेटा, तो ये 5 से डिवीजन कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.92 ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या था बेटा, तो इसका आंसर था सेकेंड वाला, तो आंसर था 2 नंबर। ओके बेटा, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अब बेटा 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट करेक्ट बेटा। और देखो न्यूट्रल कह रहा कि एटम, तो एटम तो न्यूट्रल होता ही बेटा ना, तो एटम न्यूट्रल होता ही है ना बेटा। अच्छा, और तो एटम न्यूट्रल होता बेटा, ये असर्शन था। और स्टेटमेंट में कह रहा है कि एटम ईच एटम क्या रहा है बेटा ना कि एटम ऑफ ईच स्टेबल एंड ईच एटम आर स्टेबल, यानी कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज स्टेबल एंड देयर ऑन स्पेक्ट्रम। वो कह रहा है कि अपना उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अपना स्पेक्ट्रम होता है, उसी को पहचाना जाता है कि ये किसका एटम है ना बेटा। तो यानी कि ये सर्सन भी सही था और रीजन भी सही था ना बेटा, रीजन भी सही था, सर्सन भी सही था। तो आंसर मारना था बेटा कि थर्ड पर, यानी कि आंसर था इसका 3 नंबर 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन बेटा, 26 नंबर क्वेश्चन पर याद करिए वही डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बना करके आपको पढ़ाया था, बताया था क्वेश्चन ना, रोलिंग का सवाल था बेटा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये पॉइंट बना दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि यह P है और यहाँ पॉइंट बना दिया है Q है, और कह रहा है कि ये भी वेलोसिटी से रोल कर रहा है, ये जा रहा है ना बेटा। और आपको कह रहा है, आपसे पूछा हुआ था कि वेलोसिटी पूछा, कह रहा कि कौन सा फास्टर होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो आप जानते बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या था, आप जानते बेटा कि यहाँ पर वेलोसिटी 2v होती है, जब यहाँ पर v होती है और यहाँ की वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर v बराबर 0, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 होती है। यानी कि ये क्या हो गया, ये है फास्टर हो गया बेटा, सबसे ज़्यादा फास्ट हो गया, तब फिर ये हो गया, तब फिर ये हो गया। यानी कि आपको क्या, आपको आंसर मारना था बेटा इसके लिए 4 नंबर पर आंसर मारना था ना। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे जो भी आपको बताया था बेटा वही 100% क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन है बेटा। तो इसे कहते हैं P100 फिजिक्स, तहलका मचा दिया बेटा, तहलका मचाने वाला चैनल है P100 फिजिक्स, और मैं SDPS सर। आओ बेटा देखो 26 नंबर क्वेश्चन था, 27 नंबर क्वेश्चन ना। अब पेपर कितना आसान है, सब कुछ रटा हुआ कॉपी से है, तो क्या हाँ इसको कठिन नहीं कहेंगे बेटा ना। अच्छा देखो अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड दो बेटा, कह रहा है कि यूनिफॉर्म ना स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है बेटा, कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहा है, सर्कुलर मोशन कह रहा है। तो जानते बेटा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, तो ये स्पीड की वैल्यू क्या बनी रहती है, तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी की बात करें तो ये वेरिएबल होता है ना बेटा, वेरिएबल होता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये भी वेरिएबल होता है ना बेटा, ये भी वेरिएबल होता है। क्योंकि डायरेक्शन दोनों के चेंज हो रहे होते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। तो आंसर मारना था आपको, तो यह मारना था आपको आंसर 2 पर। नेक्स्ट चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है बेटा। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी हुई है बेटा, रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो यानी वो दिया हुआ है, एक डिस्क दिया हुआ है इस तरह से, ये डिस्क दिया होता है और इसको वाटर पे रखा गया, ये वाटर पे रखा गया है, ये वाटर है। तो वाटर ये पूरे के संपर्क में ना बेटा, ये देखो बेटा ये पूरे के संपर्क में है ना, तो पूरी सरकमफ्रेंस से पूरी लंबाई देखी जाए बेटा तो 2πr हो गई, पूरी लंबाई देखा जाए तो 2πr हो गया बेटा। और कह रहा कि इसे उठाने में वर्क डन कितना करना होगा, तो जानते बेटा कि 2πr पूरा सरकमफ्रेंस और यह सरफेस टेंशन T है, तो W बराबर वर्क डन बराबर क्या होगा, कितना का वर्क करना होगा बेटा, सारी वैल्यूज पुट कर दिया जाए। 2 × 3.14 इंटू रेडियस दिया है बेटा, रेडियस दिया 4.5 और सरफेस टेंशन की वैल्यू दिया बेटा 0.07 दिया हुआ है। यदि सबको सॉल्व कर दिया जाए, गुणा भाग कर लें बेटा, तो वैल्यू आएगी 19.8 न्यूटन, यानी कि गुणा भाग कर लो बेटा तो 19.8 न्यूटन, यानी कि आंसर माना था बेटा, यहाँ पर आंसर माना था 3 पर। अगला क्वेश्चन बेटा 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में दो बेटा 29 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, 27 होगा, 28 हो गया, 29। चलो बेटा देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बेटा, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि b की वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.004
9 टेस्ला दिया बेटा, ये बी का मान दिया हुआ था। और कह रहा है कि 20 ऑसिलेशंस बेटा, 20 ऑसिलेशंस कह रहा है ना 5 सेकेंड में, जानते बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी का मान कितना हो गया। तो टी बराबर जानते बेटा कि टाइम टी अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होता है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कि ये ऑसिलेशन पूरा कितनी देर में होगा। तो यहाँ पर टी 5 सेकेंड है बेटा, ये है 5 सेकेंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 20, यानी कि इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो 1/4 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड बराबर है 1/4 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड बेटा। क्लियर। अच्छा, और जानते हो क्या दिया है, और दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 9.8 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया था। और जानते हो कि कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट एम की वैल्यू कह रहा है x इंटू 10⁻⁵ है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ बेटा। और आपसे कह रहा है कि x का मान बताओ क्या है। ओके बेटा, चलो जानते हो बेटा टी का मान तो निकल गया। अब जानते हो ना बेटा कि टी बराबर 2π√I/mb, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। यस, तो अब देखो बेटा टी का मान रख दिया, यहाँ पर 1/4, यहाँ पे है 2π, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दिया बेटा 9.8 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पर m, और यहाँ पर b की वैल्यू दिया था 0.049। अब इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया बेटा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा π² 10⁻⁴/2 ना बेटा, m की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा, और हमको अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो m के यदि सॉल्व करो बेटा तो ये 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, और इंटू 10⁻⁴ हो गया। या चाहें तो हम इसको लिख सकते बेटा कि 5 इंटू 10⁻⁴ ना बेटा, और 5 इंटू 10⁻⁵ π² लिख सकते हैं, नहीं सकते बेटा। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है कि m बराबर क्या बोला है, m बराबर ना बेटा, m बराबर बोला है x बोला ना बेटा, x दे बेटा, x इंटू 10⁵ बोला था, यानी कि x का मान पूछा था। तो x कंपेयर करोगे बेटा तो यह 10⁻⁵ से 10⁻⁵ तो ये कट गया, ठीक। और अब x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू आई 5π², यानी कि आंसर कहाँ पर मानना था बेटा, तो आंसर मारना था नंबर 3 पर। देख लो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था और फार्मूला याद करना बेटा बहुत ज़रूरी था ना। अब यह तो याद था कि नहीं, फार्मूला बेटा याद करना बहुत ज़रूरी था बेटा, फार्मूला। ओके, हाँ बेटा, नेक्स्ट अब जा देखना बेटा, हो गया। तो इसका आंसर था थर्ड, 29 हो गया बेटा। अब फिर हाँ बेटा, थोड़ा सा वीडियो में कुछ ठीक है बेटा, ओके आ जाओ देखो। तो हो गया बेटा, ये था 29। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन बेटा, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा कि यह एक मास है, कोई एक यह मास है, और यह भी एक दूसरा मास है बेटा, यह m है। और ये कह रहा है ना कि यह मास बेटा v1 वेलोसिटी से जा रहा था, और ये वाला मास रेस्ट में था, ये वाला रेस्ट में था बेटा। और कह रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा जानते हो कि लीनियर मोमेंटम पी आई बराबर पी फाइनल और इसको कंजर्व करा दो। तो जब आप कंजर्व करा दो बेटा तो क्या लिखोगे, 0 + mv1, क्योंकि इस वाले का तो इनिशियली लीनियर मोमेंटम 0 था, वो रेस्ट में था। और इन इलास्टिक कोलिजन में जानते हो दोनों पार्टी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कोलेस, यानी कि दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो m + m × v2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हुआ बेटा, ये हो गया mv1 = 2m × v2 हो गया, m से m हट गया बेटा। और पूछा शायद v1/v2 देखो बेटा, तो v1/v2 पूछा है बेटा। तो v1/v2 आपसे पूछ रहा है, तो v1/v2 बराबर क्या होगा बेटा, 2/1, यानी कि 2:1 हो गया। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन था बेटा। और इसका आंसर क्या मारना था आपको, तो इसका आपको आंसर मार देना था 4th नंबर पर। तो 4th नंबर वाज द करेक्ट नंबर बेटा, इसका 4 नंबर सही था। चल बेटा अगला क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर दूँ, बस सारी आंसर बताना बेटा। यहाँ पढ़ाई तो हो नहीं रही है, पढ़ाई तो बेटा
जब भी फिर अभी नए बैचेज जब भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो पढ़ाई तो अभी बेटा फिर बाद में होनी है। आ जाओ बेटा 31। देखो पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ कैसे क्या सॉल्व करा था। 5 जब बेटा 5 साइन दिया था, यहाँ पर पाई टी दिया था, यही क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्लासरूम में कराया था बेटा, पाई टी प्लस पाई बाई 3 ना। और यहाँ पर दिया बेटा मीटर दिया है या सेंटीमीटर, व्हाट एवर भी गिवन देयर। तो बेटा और यह कह रहा है कि एक्स बराबर इतना था, क्या कि एक्स बराबर इतना था। जो बेटा जानते हो कि यहाँ पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा इस क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा, ये एम्पलीट्यूड या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, तो 5 मीटर एम्पलीट्यूड हो गया। चलो बेटा 5 मीटर एम्पलीट्यूड हो गया, हो गया बेटा। अब देखना बेटा, और जानते हो कि यह टर्म क्या होता है, ये वो यहाँ पर होता है ना, तो इजेक्ट इक्वेशंस क्या होता है। इजेक्ट इक्वेशन देखा जाए कि एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई, ये इक्वेशन होता है बेटा। अच्छा यदि कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ओमेगा टी बराबर कितना पा रहे बेटा, पाई टी पा रहे हैं। तो देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो गए, ओमेगा बराबर क्या पा गया, पाई। तो ओमेगा बराबर पाई हो गया बेटा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई। तो देख बेटा पाई पाई से कैंसिल हो गया, टी बराबर 2 सेकेंड हो गया। यानी ये आंसर मानना था किस पर बेटा, तो आंसर मानना था इसका, आंसर मानना था फोर्थ ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। हो बेटा चलिए नंबर 32 नंबर क्वेश्चन। तो कहा कि विच हैज सेम डायमेंशन। तो बेटा तो जानते हो कि सेम डायमेंशन पूछ रहा है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती कौन बेटा, स्टेरेडियन एंगल दिया है, स्ट्रेन दिया है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी बेटा। तो इसका आंसर था ना, तो इसका आंसर था 3 नंबर पे मानना था इसका आंसर 32 नंबर का, ठीक बेटा। अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इधर बहुत ही आसान भी हैं, देखिए अभी भी नहीं पूछेगा तो आखिर पूछेगा क्या ना बेटा। देखो तो एक कहा है कि ये एक स्फीयर था, इसको चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, और जानते बेटा कि जब यहाँ पर चार्ज दिया होगा ना, यहाँ पे चार्ज दिया होगा, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बेटा यहाँ पर तो क्या पूछा है बेटा, इसमें वीक वैल्यू पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा। जब बेटा देखो यहाँ पर अभी मैं देख लेता हूँ ना होता तो ये 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया है एक्चुअल में बेटा, 33 नंबर क्वेश्चन। तो जानते बेटा जो भी पूछा गया हो देखना बेटा क्या है, रेडियस दिया है आर, तो रेडियस दिया है गया है आर बेटा, और यहाँ पर चार्ज की कुछ वैल्यू दी हुई है। तो चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया बेटा, तो क्यू की वैल्यू दी है 1 माइक्रोकुलाम दिया हुआ बेटा ना। तो जानते बेटा कि जो पोटेंशियल यहाँ पर होता है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होता है, जो पोटेंशियल यहाँ पर होता है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होता है, ठीक बेटा। जो पोटेंशियल यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर पर क्या पोटेंशियल होता है बेटा, तो यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल होता है VC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, और वही पोटेंशियल चूंकि यहाँ पर भी होता है बेटा, ठीक। और तो मैं कहूँ कि VP पर क्या होता है, एक पॉइंट बनाया हुआ डायग्राम में, यहाँ क्वेश्चन नोट नहीं हो पाया है तो जो बेटा, तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कुछ, तो यहाँ पर P शायद दिया हुआ है, तो VP, और जब मैं कहूँ कि VP बराबर कितना हो गया बेटा, VP पर क्या होगा, तो VP पर भी तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ही होगा। अब कह रहा है कि यदि यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस शायद इस तरह का पूछा हुआ, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा, तो डेल्टा V की वैल्यू आनी चाहिए 0। और यदि कोई केवल पोटेंशियल पूछा रहा होगा बेटा, केवल पोटेंशियल पूछा होगा कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल दोनों जगह क्या होती है बेटा, बराबर होती है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन यह ना बेटा, ये क्वेश्चन मैं अभी नोट नहीं कर पाया हूँ, नहीं होता वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताता हूँ, फिर से बता दूंगा इसको। यह आसान सवाल था बेटा, कुछ भी था नहीं यहाँ पर, लेकिन है क्या क्वेश्चन ये नहीं क्लियर है यहाँ पर, या मैं देख ही लेता हूँ बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, ये चलो जो बच्चा भेजा है ना बेटा, ये पूरा का पूरा पेपर ही है। मिनट, हाँ बेटा मिला। क्वेश्चन कह रहा है कि थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय द सम सोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स C एंड P के पूछ रहे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा बेटा। हाँ देखिए बेटा, अंदाज से मैं बताया बेटा कि यही पूछेगा और क्या पूछेगा, कुछ ऐसा ही होगा बेटा। तो 0, तो इसका आंसर था बेटा, तो इसका आंसर था
सेकेंड पोटेंशियल नहीं पूछा बेटा, पोटेंशियल नहीं पूछा है, पोटेंशियल का ना ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पूछ रहा है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा ना, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। तो VC और BP करके कुछ लिखा हुआ था बेटा, तो इसका आंसर होगा जीरो, यानी कि इसका आंसर क्या होना बेटा, जीरो। डेल्टा V का मान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जब जीरो होगा तो इसका आंसर बेटा सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा 33, यानी 33 होगा बेटा, इसका सेकेंड नंबर इज ए करेक्ट, सेकेंड नंबर। आ जाओ बेटा अगला 34 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 34 नंबर। तो 34 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 34 नंबर में कह रहा है कि यह कोई एक वायर है, ये कोई स्ट्रिंग है, यह कोई एक स्ट्रिंग है बेटा, और इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यहाँ पर ना इस तरह से विरलिंग, यानी कि यह इसको रोटेट कर रहा है, इस तरह से घुमाया जा रहा है, सर्कुलर मोशन करा रहा है, इसको रोटेशन करा रहे हैं बेटा इस तरह से। और इसकी वेलोसिटी है बेटा ओमेगा कह रहा है, और कह रहा है कि इसमें टेंशन है T। तो T बराबर जानते हैं बेटा कि यदि इसकी लंबाई को L मान लिया जाए L, तो ML ओमेगा स्क्वायर, टेंशन बराबर इसके होगा T बराबर ML ओमेगा स्क्वायर होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि यदि ओमेगा को बढ़ा दिया जाए तो T1 बराबर क्या है बेटा, कितना है। तो कह रहा है कि यदि ओमेगा को ट्वाइस कर दूं और m का मान उतना ही रहे, तो m और l भी उतना ही रहे, तो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो बेटा बहुत ही सिंपल सा सवाल था, 2ml और यहाँ पर 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी कि 4T1 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू आ गई 4T1। आंसर किस पे मारना था बेटा, तो इस पर आंसर मार देना था, तो इस पर आंसर मारना था बेटा 4 पर मारना था, ठीक। अब देखो बेटा 35 नंबर क्वेश्चन, तो 35 नंबर क्वेश्चन को देखो बेटा क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा कि एक कोई वायर है जिसकी लंबाई L है, समझे बेटा, और इसका 100 और R का मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। और खासियत ये देखो बेटा, यही क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया था आपको। न्यूमेरिकल वैल्यू हमको शायद वहाँ पर 20 ओम लिया गया था या कुछ और, याद करिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो R बराबर कितना था बेटा, 100 ओम था। और अब इसमें कह रहा है कि इसका बेटा 10 पार्ट कर दिया, 10 पार्ट। तो जब 10 पार्ट करोगे बेटा तो ईच का रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जानते हो L क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगी। और जब आप 10 पार्ट करिएगा तो वह सबका 1/10 रजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ईच हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से कह रहे हैं बेटा कि 5 वायर ले लिया, अब 5 को जोड़ दिया ना, 5 को जोड़ दिया सीरीज में। तो जब सीरीज में जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद R1 बराबर ना बेटा 10 + 10 + 10 हो जाएगा, यानी कि 50 ओम हो जाएगा। अच्छा, अब फिर कह रहा है कि इन्हीं पाँचों को ले करके 10 को ले करके ना बेटा फिर कह रहा है कि जो 10 पार्ट हुए हैं तो 5 को जोड़ा है, अब फिर 5 को कह रहा है कि पैरेलल में जोड़ दिया, इनको पैरेलल में जोड़ दे रहा बेटा। अब इनको जब पैरेलल में जोड़ देगा, ध्यान देना, अब जब इनको पैरेलल में जोड़ देगा तो जानते बेटा कि अब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक का है 10 और 5 पार्ट है, तो सीधे सीधे 5 से हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। आज जब ये 2 हो गया, अब कह रहा है कि फिर दोनों को सीरीज में जोड़ रहा है बेटा, अब फिर दोनों को सीरीज में जोड़ रहा है, यानी कि अब जो पहले आया है तो पहले आया है 50 ओम और फिर आया ये 2 ओम, और कह रहा है कि इनको सीरीज में जोड़ दिया तो 50 + 2 यानी कि 52 हो गया आंसर था। तो इसका आंसर क्या था बेटा, तो इसका आंसर मारना था आपको बेटा, इसका आंसर था 4। तो आंसर 4, यानी कि जो 52 ओम वाला ऑप्शन है बेटा वो ऑप्शन सही है। अब चलो बेटा ये 35 होगा बेटा, और 36 पर आते हैं। तो बेटा 36 बेटा, तो ये 36 नंबर क्वेश्चन में क्या था, तो 36 नंबर क्वेश्चन में बेटा बहुत ही आसान था। और इस तरह से देखिए कुछ ग्राफ बने हुए थे, और यहाँ पर दिया हुआ था T दिया है बेटा, और यहाँ पर दिया हुआ है शायद V दिया हुआ है, और जो बेटा इसका नाम दिया हुआ था P1, इसका नाम दिया था P2, इसका नाम दिया था P3। ओके बेटा। अच्छा, अब यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया जाए तो देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर आपने T सबका बराबर कर दिया। तो जब T सबका बराबर कर दिया बेटा, तो देखिए यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये V1 है, यहाँ पर ये V2 है, यहाँ पर यह जो कटरा कर रहा है V3 है बेटा। तो जानते हो कि T का मान हो गया है कांस्टेंट, तो T का मान हो गया कांस्टेंट, T का मान कांस्टेंट कर दिया बेटा, और जब T का मान कांस्टेंट कर दिया तो जानते हो कि PV = RT होता है बेटा, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। तो V किसका ज़्यादा, उसका P कम, तो V किसका ज़्यादा, तो देखो कि V3 ज़्यादा है V2 से, और वो सबसे कम है यह, इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि P1 का मान P2 और P3, तो सबसे ज़्यादा P1 हो गया, यानी कि आपको आंसर माना था 2 नंबर पर ना बेटा, आंसर 2 वाज द सेकेंड वाज करेक्ट आंसर, ठीक। चलो बेटा अगला क्वेश्चन
37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन था बेटा कि यहाँ पर कह रहा था कि ये कोई कैपेसिटर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, और फिर इसके बाद में कह रहा है बेटा कि एक इसको चार्ज किया जा रहा है। तो इसको चार्ज कह रहा बेटा, कह रहा है कि इसको बैटरी लगा दिया गया है, फिर इसको चार्ज किया जा रहा है। इसमें पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट ना बेटा, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट करंट, और यह इंपॉर्टेंट वाला जो हम गेस्ट क्वेश्चन दिए थे बेटा उसमें बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट पर पूरा बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट का लेक्चर दिया हूँ वहाँ पर डायग्राम बनाकर ना बेटा। अच्छा आप पढ़े होंगे तो ठीक होगा, अदरवाइज बेटा आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई दे बेटा। तो यहाँ पर हो जाता है जब आई डी करंट क्या होती है, तो आई डी एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपान डी टी होती है बेटा ना बेटा। अच्छा देखो बेटा, अभी जो आई डी होती है इसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी कि डी ई अपान डी टी का डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन आई सी का डायरेक्शन बेटा, सबका डायरेक्शन सेम होता है, तीनों का डायरेक्शन सेम होता है, यानी कि और मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, डायरेक्शन सेम होता है। आंसर मानना था बेटा, आंसर मानना था 4 नंबर पर, आंसर मानना था 4 नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन ये था बेटा कि जानते बेटा कि 38 नंबर क्वेश्चन आइसोलेटिंग दो बेटा, तो जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका आंसर था 2। क्यों? क्योंकि सभी ऑप्शन से सही हैं और एक ऑप्शन से में रॉन्ग पूछा हुआ है। रॉन्ग कौन सा है? तो रॉन्ग ये है ना बेटा कि कभी भी जो चार्ज वो होता है तो जब आइसोलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है, यानी चार्ज क्या होना चाहिए? आइसोलेटिंग चार्ज होना चाहिए, तो ये प्रोड्यूस करता है। और इसमें दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जब वह नहीं करता तो आइसोलेटिव वाला करता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन पे मारना था निशान, क्योंकि यही ऑप्शन गलत था। ओके बेटा, गलत खोजना था आपको। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पे तो बेटा पहला एक्सर्शन कह रहा है, एक्सर्शन रॉन्ग, पहला वाला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है बेटा, तीसरा सही है, चौथा रॉन्ग है। यानी कि देखो बेटा 4 सर्किट बनाया हुआ है, तो पहले का देखो बेटा पहला क्यों गलत है बेटा? तो पहला वाला जो सर्किट बना हुआ है वह इसलिए गलत है ना बेटा क्योंकि डायोड पैरेलल में है, तो डायोड पैरेलल में है बेटा। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझा दूं क्या है। तो बेटा जानते हो कि यहाँ पर जैसे मान लें कि यह एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है बेटा, एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, और देखिएगा अब देखो बेटा, तो हमारा डायग्राम हमारे पास है नहीं, लेकिन हमको ऐसा याद आ रहा है क्या पूछा था। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिया बेटा, यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर जी है, और यहाँ पर आर कुछ कम है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा बेटा कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दिया हुआ कुछ वैल्यू दिया हुआ बेटा, आप देख लेंगे पेपर में, स्मॉल आर दिया हुआ, और इसके साथ बेटा अब यहाँ पर डायोड को डिफरेंट ना पोजीशन में रख करके जोड़ रहा है। यहाँ पर डायोड को बेटा, यहाँ पर डायोड को डिफरेंट पोजीशन में रख करके जोड़ा जा रहा है। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे डायोड को बेटा यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन में रख करके जोड़ना है। सवाल यह है बेटा कि यहाँ पर डायोड को डिफरेंट पोजीशन में रख करके जोड़ने की हमको ज़रूरत क्या है, हम क्यों डायोड को यहाँ पर जोड़ रहे हैं ना। तो अब शायद हमको वैल्यू जहाँ तक याद आ रही है बेटा, शायद यहाँ पर वैल्यू हमको जहाँ तक याद आ रही है बेटा कि यहाँ पर शायद 15 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर भी शायद 15 ओम दिया हुआ है, ये भी शायद बेटा 15 ओम दिया हुआ है, और आर का मान दिया है 5 ओम दिया हुआ है। तो जब ये 5 ओम बेटा तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S होना चाहिए ना। तो जब P बाई Q इक्वल टू R बाई S होना चाहिए ना बेटा, तो जब P बाई Q इक्वल टू R बाई S होना चाहिए, तो अब यह भी पूरा मिला करके होना चाहिए 15 ओम होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ 5 ही दिया है, यानी कि 10 ओम का 10 ओम का डायोड यहाँ पर लगाना होगा। और एक बात और है कि इसको रिवर्स बायस में भी नहीं होना होगा, तो 10 ओम का हमको यहाँ पर चाहिए, 10 ओम का डायोड चाहिए बेटा, 10 ओम का एक डायोड चाहिए, और 10 ओम का बेटा, तो 10 ओम का एक डायोड चाहिए, ताकि ये दोनों मिला करके 15 होना चाहिए, तभी ये ब्रिज बैलेंस होगा। अच्छा, अब ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तो 10 एक डायोड होना चाहिए, और वह फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, और वह सीरीज होना चाहिए। क्या? तो अब देखो बेटा, डायोड सीरीज में होना चाहिए, डायोड फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए ना बेटा, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों को देखोगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपका बेटा, तो आंसर मिलेगा आपका आंसर 2 नंबर। तो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। क्या किस बेस पर क्वेश्चन बना हुआ था, बहुत ही अच्छा बनाने वाले ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया था बेटा। अब देखो यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में ना बेटा 40 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखो बेटा,
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, एक रेजिस्टेंस लगा होगा, बैटरी लगी होगी, या बैटरी लग करके बेटा इसको चार्ज कर रहा है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। और ये जो डी होता है बेटा, ये डी है। जानते बेटा कि सी बराबर होता है एप्सिलॉन ए अपान डी होता है ना। अच्छा, जब डी के मान को घटाओगे तो सी का मान बढ़ेगा, तो सी की वैल्यू बढ़ रही है। अब जानते बेटा बैटरी वी को कांस्टेंट बनाए रखती है। कहा जाता है कि व्हाट इज द बैटरी, तो बैटरी इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ द पोटेंशियल। यानी जब भी कहीं बैटरी बेटा जब भी कहीं पर बैटरी कहीं पर लगी होती है तो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखती है। और जब ये पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगी तो ये बात पहले ही क्लियर बेटा कि क्यू का मान इंक्रीज कर रहा है, वी का मान हमेशा ही कांस्टेंट होगा, और सी का मान इंक्रीज कर रहा है। और ये तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों से आपके ऑप्शंस निकल गए। और यहाँ पे आंसर मार देना था बेटा, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 4 ना बेटा, आंसर आ गया 4। ओके बेटा, देखिए अब अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से था। कह रहा है कि यहाँ पर F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और 4 ऑप्शंस दिया हुआ बेटा। कह रहा है कि कौन सा इसमें से डायमेंशन लेस है। जानते हैं बेटा कि अल्फा टी स्क्वायर का मान हर हाल में बी टी के बराबर होगा, टी से टी कैंसिल हुआ तो अल्फा टी इक्वल टू बीटा होगा बेटा। बीटा को यदि इधर ला दिया जाए तो अल्फा टी अपान बीटा बन जाएगा, जिस बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इधर भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अल्फा टी अपान बीटा का जो डायमेंशन होगा ना, वो क्या होगा, 1 के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि डायमेंशन लेस होगा। यानी कि इस पे आंसर माना था बेटा कौन सा, अल्फा टी अपान बीटा वाला। देखिए जो भी वो मार दीजिए निशान, तो यानी कि आंसर था बेटा, इसका आंसर था 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन बेटा। तो 42 नंबर क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस, ये एकदम वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैं पूछा था बेटा क्लास में दिया था, वही दिया है बेटा। तो थर्मल स्ट्रेस, इसको क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस ना। थर्मल स्ट्रेस जानते बेटा कि यह बराबर होता है वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा होता है। तो एफ बराबर वाई का मान दिया हुआ बेटा, देखिए वाई का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया भी दी हुई है बेटा 10⁻3 और अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो अल्फा की वैल्यू दी हुई थी 10⁻5, तो 10⁻5 बेटा 10⁻5 दिया हुआ था। और क्या बचा हुआ है, तो बेटा वाई एंग मॉडुलस दिया हुआ है अल्फा ए का मान दिया बेटा इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, 10⁻3 मीटर स्क्वायर दिया बेटा ये, और अल्फा की वैल्यू 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ बेटा, और डेल्टा थीटा 0 से 100 डिग्री, 0 से 100 का मतलब कितना, गैप कितने का हो गया, 100 का। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, गुणा भाग करिए, फटाफट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 50 × 10⁻3 मिल जाएगा बेटा ना 50, यानी कि आंसर माना था बेटा, आंसर था इसका 4 वाला सही था इसमें। ओके, 4th वाला सही था बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 हो गया बेटा ये। अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बेटा 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन में बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जानते बेटा कि एफ का मान दिया हुआ है। तो यह देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल था, तो एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर दिया हुआ था बेटा, और एफ ई बराबर दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर। जबकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा हट गया था सिलेबस से। तो 2 ऐसे क्वेश्चन है, 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेबस से हटा हुआ है और फिर भी पूछा है। और हमने आपसे बोला था क्लास में, याद करिए क्लास में हमने आपसे बोला था कि यदि पूछ देगा तो क्या करोगे, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है। और कितने बच्चे ऐसे बेवकूफ़ थे जो बैठे थे क्लास में और सिलेबस की, सर ये तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट गया है। और मैं क्या कहता था, मैं कहता बेटा पूछ देगा तो क्या करोगे, पूछे। और मैं ज़बरदस्ती क्लास में पढ़ाया था, फार्मूला आपको बताया था, याद करिए कई ऐसे क्वेश्चन है, मैं कहा कि पूछ देगा और देखो पूछा है। 3 क्वेश्चन ऐसे बेटा कि जो सिलेबस से हटे हुए हैं और वो पूछा गया है। तो फिर आप आ जाओ, एफ बराबर इतना है और ये फिर बेटा अब देखो, तो जानते बेटा कि रिलैक्स आई के लिए यानी कि जब वस्तु इन्फिनिटी पर होती है तो जब उसके लिए बेटा होता है मैग्नीफिकेशन पावर माइनस FO अपान FE होता है। लेकिन रिलैक्स आई के लिए नहीं पूछा है, रिलैक्स आई के लिए पूछता तो वैल्यू रख देते ना, तो इसका 28 आ जाता। और ये माइनस साइन होती है बेटा, यहाँ फार्मूले में जो लगता है कि माइनस साइन, तो माइनस साइन ये शो करती है, नेगेटिव साइन ये शो करती है कि यह इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड इमेज है तो वर्चुअल होगा ना बेटा, तो यहाँ इसमें बनता है वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनता है बेटा, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बनेगा यहाँ पर फाइनली। लेकिन यहाँ पर पूछा एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए पूछा है,
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए पूछा बेटा। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस, बेटा तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब होता है तब या पूछा फार्मूला होता बेटा क्या, FO अपान FE इन द ब्रैकेट 1 प्लस FE अपान D फार्मूला होता है ना बेटा। तो m बराबर क्या हुआ माइनस FO में से 140 हो गया बेटा, और यहाँ FE का मान कितना है 5 दिया हुआ है, ए भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, 1 प्लस यहाँ जानते हो FE का मान 5 दिया है, D का मान 25 होता है बेटा, ये जानते हो। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो m बराबर ये तो हो गया माइनस 28 हो गया, और यहाँ से मिलेगा देखो बेटा 1 प्लस 1 अपान 5 मिलेगा ना, और तब फिर m बराबर हो जाएगा माइनस 28, और ये 6/5 हुआ बेटा, और 6/5 यानी कि m बराबर क्या हुआ बेटा, m बराबर आ जाएगा मल्टीप्लाई 33 पॉइंट समथिंग मीन्स यानी कि 34 के आसपास आंसर आ गया। मीन्स कि यहाँ पर आंसर मारना था ना बेटा, आंसर मारना था थर्ड ऑप्शन पे मारना था। ओके नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन बेटा। 44 नंबर क्वेश्चन में था बेटा कि कह रहा कि यह कोई मैग्नेटिक वायर है, इसको फोल्ड कर दिया बेटा, देखो इसको फोल्ड कर दिया है, तो कह रहा कि इसको फोल्ड कर दिया, इस मैग्नेटिक वायर को फोल्ड कर दिया है 60 डिग्री पर फोल्ड कर दिया। जब 60 डिग्री पर फोल्ड कर दो बेटा तो जानते हैं दोनों पोलों के बीच की जो लेंथ होती है बेटा, यही न्यूमेरिकल मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाया हूँ क्लास में बेटा 100%। 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री भी ये हो जाएगा। यह पूरा लंबाई L थी बेटा, तो ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2 हो गया, यानी कि अब यह इतना कितना हो गया, तो अब यह इतना L/2 sin 30 हो गया, और यह भी कितना हो गया L/2 sin 30 हो गया बेटा, तो L/2 sin 30 ये भी हो गया। ओके अब जा देखना बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, पूरी इफेक्टिव लंबाई कितनी हो गई, तो इफेक्टिव लंबाई की यदि बात करें तो L/2 sin 30 प्लस L, जल्दबाजी में इधर उधर लिखा रहा बेटा, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बहुत ही फास्ट बताना चाहता हूँ बेटा। तो L/2 sin 30 प्लस L/2 sin 30 होगा बेटा। अब जा देखना इफेक्टिव लंबाई बराबर कितनी होगा, L/2 यानी 2 गुणे L/2 sin 30 लिख सकते हो ना, 2 से 2 ये हटा दिया बेटा, तो L sin 30 यानी कि L/2 हो गया, ठीक बेटा। अच्छा इफेक्टिव लंबाई L/2, और जानते बेटा कि m बराबर होता है MP इंटू इफेक्टिव लंबाई L, तो m बराबर MP, तो MP इंटू L मीन्स L/2, और ये इतना पहले कोई पहला वाला था, तो m डैश बराबर कितना है बेटा m/2, इस पर आंसर मानना था बेटा कि m डैश बराबर m/2 मीन्स का आंसर था 4 नंबर ना बेटा, आंसर वाज द 4। ओके बेटा नेक्स्ट तो बेटा 45 नंबर क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पर था एक कैपेसिटर लगा हुआ था बेटा, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 210 वोल्ट दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दिया हुआ था बेटा। इसमें क्या पूछ रहा, क्या करंट बह रही होगी, तो आई बताना था बेटा। तो आई बार पी के करंट पूछा, ध्यान दीजिएगा आई नॉट पूछा है, तो आई नॉट बराबर होता है बेटा वी नॉट अपान XC। अब जानते बेटा वी नॉट इंटू ओमेगा C बन जाएगा, आई नॉट बराबर क्योंकि XC 1/ωc होगा ना बेटा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन और लिख दूँ कहाँ से हो रहा है, आई नॉट बराबर वी नॉट अपान 1/ωc हुआ, ωc ऊपर जाएगा तो वी नॉट इंटू ωc बन जाएगा बेटा, ठीक। अब जा देखना, तो आई बराबर कितना हुआ, आई नॉट बराबर कितना हुआ, तो वी नॉट इंटू 2πfc। अब देखो बेटा वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, VRMS इंटू √2 इंटू 2π इंटू f इंटू c हो जाएगी बेटा। अब सबकी वैल्यू रख दिया जाए तो VRMS का मान दिया हुआ है, VRMS में 210 जो मीटर की रीडिंग होती है वो हमेशा VRMS बताती है बेटा, तो 210 VRMS है, तो 210 गुणे √2 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 और इंटू जो ये दिया है C का मान 10 इंटू 10⁻⁶। सबको यदि सॉल्व कर देंगे तो I की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली ना बेटा, ये सॉल्व करने पे आ रही है 0.58 के आसपास आ रही है, 0.58 एम्पियर। अच्छा गुणा करके आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा बेटा, इसको गुणा कर लीजिएगा, लगभग मैं अभी किया हूँ तो ये आ रहा था, तो हमने अभी तुरंत ये लिखा बेटा, लेकिन आप इसको गुणा थोड़ा सा और कर लिए, देखिए कौन सा मैच कर रहा है द बेस्ट ना। तो यदि 0.52 इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका जो आंसर था वो कौन सा सही हो जा रहा है, वह हो रहा है 3 नंबर ना। लेकिन मैं अभी हाथ सही किया बेटा, कैलकुलेटर नहीं था, तो कैलकुलेटर से आप जरा सा इसे आप फिर से चेक कर लीजिए, ठीक बेटा। और अगला मैंने प्रोसेस से था पूरा डिटेल,
चलो बेटा अब देखिए 45 नंबर हो बेटा, 46 नंबर पे आ जाइए। 46 नंबर बेटा, तो 46 नंबर कह रहा है कि 2 हीटर हैं। अब याद करिए बेटा 2 हीटर्स है। अब याद करिए कि मैं कैसे रटवाया था कि घर पर होता पैरेलल होता है, जब बिजली का बिल जमा करते हो, कितना अच्छा प्यार से समझाया था आपको ना, और वही वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा तो कह रहा है कि 2 हीटर है, एक है 1 किलोवाट का और दूसरा जो P2 है बेटा वो कह रहा है 2 किलोवाट का है। तो कह रहा है कि पैरेलल में, तो जानते हो बेटा जो P पैरेलल में कितना हो गया, वह सीधे सीधे जुड़ जाता है, तो 2 यानी कि 3 किलोवाट हो गया बेटा। अब मैं आपको सिखाया था बेटा ये सब सीरीज में क्या होता है, तो P1 P2 अपान P1 प्लस P2, याद आ रहा फार्मूला बेटा। अब जा देखना PS बराबर कितना हो गया, तो 1 गुणे 2 अपान 1 धन 2 बराबर कितना हो गया बेटा 2/3 क्या वाट ना बेटा, किलोवाट। अच्छा अब क्या बेटा क्या हुआ, अब देखो कह रहा है कि PP यदि मैं PS निकाल दूँ, PP अपान PS निकाल दूँ, तो PP कितना था बेटा 3, PS कितना आया 2/3, यानी कितना होगा बेटा 9/2 9/3 नहीं हाँ 9/2 आ गया रेशियो बराबर। अच्छा लेकिन अब पूछा है शायद PS/PP पूछा है, तो PS/PP यानी कि 2/9 हो गया। 2/9 यानी कि आंसर मानना था किस पर बेटा, आंसर मानना था 4 नंबर पर, तो आंसर था 4 नंबर। ओके नेक्स्ट, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये हो गया 46 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा। अब 47 नंबर क्वेश्चन, चलो बेटा 47 नंबर क्वेश्चन दो बेटा। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान था। 47 नंबर क्वेश्चन इस तरह से ग्राफ बना हुआ था बेटा, इस तरह से ग्राफ बना हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है टाइम और यहाँ पर दिया हुआ था वेलोसिटी। जानते बेटा कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बेटा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर A का मान 0 है, यहाँ पर A का मान पॉजिटिव है और यहाँ पर A का मान नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन का जब ग्राफ बनाओगे बेटा तो अब इसी को दिखा देना था। तो पहले एक्सेलरेशन था जो बेटा, अब ये आइसोलेशन का ग्राफ है, यहाँ पे आइसोलेशन दिया हुआ है। तो जब आइसोलेशन कहाँ से शुरू होगा, अब मान लो यहाँ कुछ रहेगा नहीं, आइसोलेशन ये शुरू होगा, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, यानी दैट इज द कांस्टेंट। तो आइसोलेशन स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो कांस्टेंट ऐसे दिखाओगे। अब फिर क्या है, फिर 0 है, तो 0 है तो फिर देखो बेटा 0 चला गया, फिर माइनस हो गया, तो माइनस है बेटा अभी यहाँ दिखाना था। अब ऐसे डिजाइन बनाने के लिए ऐसे डिजाइन बना दिया है इसी का ना। तो ये तो बेटा तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था और यहाँ पर टाइम था, इस पे निशान मानना था। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चंस। तो 48 नंबर क्वेश्चंस बेटा देखो बहुत ही आसान सा सवाल था बेटा। तो देखो बेटा T1/T2 पूछ रहा है। तो जानते बेटा कि पेंडुलम का सवाल था, मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, जी दोनों में होंगे। T1 T2 में T बराबर क्या होता है 2π/L/g होता है, जी से कैंसिल हो जाएगा, तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो √L1/L2 हो गया बेटा। अच्छा अब देखो क्या करना था बेटा, तो T2/T1 यदि T1 में कर देता हूँ तो क्या मिलता है हमको, L2 कह रहा है कि आधा हो जाता है, L2 ना बेटा, L2 बेटा तो L2 को बोल रहा है कि आधा हो जाता है। जब 2π से 2π कैंसिल हो गया होगा, L2 आधा हो जाता है, तो L/2 इंटू L हो गया, यानी कैंसिल हो गया। तो T2 बराबर क्या हुआ T1 इंटू √2 हो गया बेटा, हो गया T2 बराबर T1 √2 हो गया। यानी कि यहाँ सॉल्व कर दो बेटा, तो x के रूप में दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी बेटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी √2, यानी कि आंसर मानना था किस पर, तो आंसर मानना था 4 नंबर का सही था आंसर बेटा। ठीक, चल बेटा अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन बेटा। तो 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जानते बेटा कि जो एनर्जी होती है ना किसी भी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितनी होती है बेटा, तो -Gm/m/r होती है। ओके अच्छा, जब वस्तु रखी थी अर्थ के सरफेस पर, तो उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी 1 बराबर, तो 1 उस समय रही होगी बेटा Gm/m/r था। और कह रहा कि 2re डिस्टेंस ऊपर ले जाया गया, तो 2re तो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाद वाली कितनी हो गई -Gm, यहाँ Gm लगा दिया जाए नो प्रॉब्लम, m और re + 2re यानी कि 3re हो गया बेटा, हो गया। अच्छा चेंज कितना हुआ पूछ रहा है, तो एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो यानी कि E2 - E1 कर देना था बेटा। तो डेल्टा E बराबर कितना हो गया E2 ये है बेटा, तो देखो E2 -Gm/3re और -Gm/m
एम अपान आर ई था, और माइनस माइनस करोगे बेटा ना तो ये प्लस बन जाएगा। तो जब प्लस हो गया तो इसको पहले कर दिया जाए, तो डेल्टा ई बस इसको सॉल्व करना था। तो जी एम ई एम अपान आर ई माइनस जी एम ई एम अपान 3 आर ई था बेटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाए, नीचे पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 3 में से निकल जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3 आर ई और जी एम ई एम, तो इस पर आंसर मार देना था। यानी कि आंसर कौन सा था बेटा, इसका आंसर था बेटा 4 नंबर। तो आंसर ना बेटा, तो आंसर था 4th ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। और नंबर 50 क्या था बेटा, तो नंबर 50 वाला जो क्वेश्चन था बेटा, कह रहा है कि यह स्टील सीट है एक। यह क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है बेटा ना, यहाँ पर कॉमन मार्किंग होनी चाहिए क्योंकि यह मिस्टेक है बेटा। देखो यह है जब बेटा यहाँ पर यह कह रहा है कि एक स्टील का सीट है, तो स्टील सीट है बेटा, और यहाँ पर कह रहा है कि एक स्ट्रांग मैग्नेट अप्लाई, मान लीजिए कि एन पोल है या पी पोल है बेटा, स्ट्रांग मैग्नेट है ना बेटा, यह स्ट्रांग मैग्नेट है। तो जब स्ट्रांग मैग्नेट है बेटा तो इसको, तो कह रहा है कि पहले ऑप्शन में देखो बेटा, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल, और यह जो सीट है ना यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो एक जब हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो गिरने का मतलब इसमें कोई वो नहीं है, गिरने का कोई चांस नहीं है बेटा। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। अब कह रहा है कि होल्ड द सीट, ये ऑप्शन कह रहा है कि होल्ड द सीट इफ़ इट इज मैग्नेट, यानी कह रहा बेटा कि यदि यह मैग्नेटिक है तो इसको होल्ड करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होल्ड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेट है और स्टील फेरोमैग्नेटिक होता बेटा, स्टील फेरोमैग्नेटिक होता है और यह इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो मूव न करने देने के लिए इसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए था यह तो सही था। लेकिन अब जो ऑप्शन नंबर 2 है बेटा, बी ऑप्शन है, कह रहा है कि होल्ड सीट इफ नॉन मैग्नेटिक। तो जब यह नॉन मैग्नेटिक है बेटा, जब यह नॉन मैग्नेटिक यदि हम कह दिया जाए, यह एक्चुअली सीट तो मैग्नेटिक होता है, और कह रहा है कि यदि यह नॉन मैग्नेटिक हो तो क्या करना होगा, तो बी ऑप्शन में होल्ड सीट इफ नॉन मैग्नेटिक। जब नॉन मैग्नेटिक है तो होल्ड करने की जरूरत होगी ही नहीं। अच्छा, और जब नॉन मैग्नेटिक बेटा तो होल्ड क्यों करेंगे, तब ये होल्ड होगी नहीं, नॉन मैग्नेटिक बोल रहा है। अब यह जैसे मान लीजिए कि डाई मैग्नेटिक दिमाग में आ रहा हो कि यह डाई मैग्नेटिक स्टील है बेटा, डाई मैग्नेटिक होता नहीं, यह होता है फेरोमैग्नेटिक। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजनल है बेटा इनका, कि कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन कि आपको पूरी फिजिक्स में कुछ मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, सी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 3rd क्लास का क्वेश्चन जिसको कर सकते हैं, वर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही। अब सी नंबर कह रहा है कि स्टील इज नॉट, अच्छा सी नंबर क्वेश्चन में तो बेटा मतलब यह है स्टील तो डायमैग्नेटिक वगैरह है नहीं, तो इधर उधर मूव कर ही नहीं सकता, दूर जाने का 2 ऑप्शन में कह रहा है कि मूव अवे। तो अवे मूव अवे का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्टील है तो मैग्नेटिक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अट्रैक्ट होगा ना बेटा। तो इसलिए इनका जो ऑप्शन, कोई ऑप्शन है देखा जाए बेटा तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बेटा। इसमें से यदि देखा जाए तो खाली मात्र एक ऑप्शन ए वाला ही एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि इनका जो है कोई क्वेश्चन बहुत ही बेकार है बेटा, इसमें कुछ भी एक ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है ए। तो एक जगह लिखा है सी ओनली, एक जगह लिखा सी ओनली जो कि रॉन्ग है, तो वहाँ लिखना चाहिए था ए ओनली। हमारे समझ से वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुई है, यहाँ लिखना चाहिए था ए ओनली। अरे ये ऐसा रहा बेटा ए ओनली, तो हमारे समझ से आप ऑप्शन इनका था 3 नंबर सही होगा। तो लेकिन वहाँ पर सी यहाँ पर ना लिखा है सी ओनली, और होना चाहिए था ए ओनली, और यही वाला सही आंसर है बेटा। तो ये था पूरे पेपर का सोल्यूशन, 50 क्वेश्चन था, मैथ्स डी पांडे SDP सर P100 फिजिक्स। ओके बेटा, तो आप जम करके पढ़िए इस पर, और इससे अच्छा कोई भी चैनल आपको पूरी इंडिया में नहीं है। तो मैं बार बार आपसे कहूँगा बेटा कि अब इस साल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, अब 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे हमारा विशेष आग्रह बेटा कि आप क्या करिए, शुरू से आज से ही लग जाइए, आज से ही लग जाइए। पेपर आप देख लिए होंगे, सलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आइडिया दिमाग में बन गई होगी। और यदि आप 2025 और 2026 2027 से प्लानिंग बना रहे हैं बेटा, आप फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का भी स्टूडेंट है, तो तुरंत P100 फिजिक्स से जुड़ जाइए। SDP सर, ST पांडे SDP सर बेटा P100 फिजिक्स। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, दैट्स ऑल।